हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज की चर्चा में हम लोग जबरदस्त टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और ये टॉपिक तो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आप पैनल पर देख रहे हैं तस्वीर और इस तस्वीर से आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग किसके बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, भारत और रूस के बीच में जिस तरीके से अभी हाल में जो संबंधों का ताना बाना है और बेहतर हुआ है, इसी को हम लोग आज की चर्चा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इसके क्या कुछ असर आजू बाजू में जो बाकी के देश हैं उनके संदर्भ में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक लंबे समय के बाद में भारत के प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा हुई है। दरअसल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस की यात्रा नहीं की। इनफैक्ट 2022 में ही जब उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया तो वहां पर इन दोनों की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए रूस और न ही रूस के राष्ट्रपति भारत आए। आपको याद होना चाहिए कि जब 2023 में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो एट दैट टाइम ऑल्सो रूसी राष्ट्रपति भारत नहीं आए थे। एट दैट टाइम जब ऐसी स्थितियां सामने आई थीं तो फिर खूब इसका हो हल्ला मचा था कि पता नहीं दोनों देशों के बीच में संपर्क कहीं टूट तो नहीं रहा है, संबंधों में कहीं दरार तो नहीं आ रही है। और इसी कारण से अभी हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस की यात्रा की है तो अब ये एक नए स्वरूप में दिख रहा है। यहाँ यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जब इस बार यानी कि अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने संभाला तो फिर अपने किसी निकटतम पड़ोसी देश की यात्रा नहीं की, बल्कि रूस की यात्रा को ही प्रथम विकल्प के तौर पर चुना। हालांकि G7 शिखर सम्मेलन का जब अभी कुछ ही समय पहले आयोजन किया गया था तो वहां पर भी प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी, लेकिन वो एक द्विपक्षीय आयोजन तो था नहीं। द्विपक्षीय आयोजन तो अभी जो रूस और भारत के बीच की वार्ता है उसे देखा जाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जो संपर्क है, ये जो संबंध है, बहुत कुछ बातें बयां करती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रूस के राष्ट्रपति जी जहाँ पर रहते हैं मॉस्को के पास में ही एक जगह है नोवो ओगारियोवो, वहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठा करके खुद उसको ड्राइव करते हुए और बातचीत करते हुए जा रहे हैं। ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। देखो, इस बात को समझो, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब भी कोई भी राजनेता, कोई भी राज्य प्रमुख कोई भी स्टेप लेता है तो उसके कुछ मायने होते हैं, उसके कुछ मतलब होते हैं। और जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये तस्वीरें कई सारी बातें बयां करती हैं। ये तस्वीरें अमेरिका और चीन और पाकिस्तान और ब्रिटेन, फ्रांस सभी जगह पर जा रही होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। और ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अभी समानांतर तौर पर यदि हम देखें तो वाशिंगटन में नाटो की बैठक भी शुरू हुई है और ऐसे में रूस जाना ही नहीं बल्कि वहां पर रूसी राष्ट्रपति के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना। रूसी राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि आपने फिर से चुनाव जीता, बहुत अच्छा हुआ, आप भारत और भारतीयों के लिए तन मन से काम कर रहे हैं, ऐसी बातें करना। प्रधानमंत्री का रूस के साथ में अपनी दोस्ती को और प्रगाढ़ करने की बातें करना। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि रूस के साथ हमारी जो दोस्ती है वह सुख दुख के साथी की तरह की दोस्ती है, रूस हमारा हमेशा से साथ देने वाला दोस्त रहा है। तो जब इस तरीके की बातें उभर रही हैं, हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसके जो मायने हैं वो व्यापक हो सकते हैं, इसे समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जब हम रूस और भारत के बीच के हालिया निकटतम संबंध को देखें तो जिस तरीके से अभी हाल के समय में प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा हुई है वो आगे आने वाले समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में खास असर भी छोड़ सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस समय से लेकर आज तक
भारत ने मैक्सिमम ये कोशिश की है कि रूस के अगेंस्ट में कोई भी यदि रिजोल्यूशन, कोई भी यदि संकल्प लाया गया तो उसको भारत ने एब्स्टेन किया है। एब्स्टेन करने का मतलब कि भारत ने उसमें कोई अपना पक्ष नहीं रखा है, ना ही उसके पक्ष में मत दिया, ना ही विपक्ष में मत दिया, और अपने आप को उससे दूर रखा। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि भारत ने रूस के साथ अभी हाल में 2 कॉन्सुलेट स्थापित करने की भी घोषणा की है, और यहाँ पर एक जो कॉन्सुलेट है कजान में स्थापित किया जाएगा, दूसरा कॉन्सुलेट येकातेरिनबर्ग में स्थापित किया जाएगा। कॉन्सुलेट कहने का मतलब ये हुआ कि वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक संपर्क और संबंध को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत रूस से बहुत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, और ऐसे में जो व्यापारिक घाटा है वह भारत के लिए एक सिरदर्द भी बन रहा है, और इस कारण से भारत की कोशिश है कि रूस के साथ संबंध को हम इस तरीके से बेहतर बनाएं ताकि जो व्यापारिक घाटा है वो कम हो और हम और बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ संपर्क साध सकें। इसके अलावा अभी हालिया जो चर्चा हुई है उसमें इस बात पर भी प्रधानमंत्री जी ने बल दिया कि जिस तरीके से रूस में भारत के कुछ लोग गए और उनको बहला करके फुसला करके यूक्रेन के अगेंस्ट युद्ध में रूसी सेना में शामिल किया गया, इनमें से 3-4 लोगों की मौत भी हो गई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने ये अपेक्षा की है कि जो भी 30-35 लोग अभी भी रूसी सेना में मौजूद हैं और उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा है तो उनको रिलीज किया जाए और उनको वापस भारत भेजा जाए। इस खास टॉपिक पर अतुल जैन सर ने भी एक खास वीडियो किया है, मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में जो संपर्क हाल के समय में और प्रगाढ़ हुआ है वो इस बात से भी और अधिक मजबूत होता है कि अभी हाल ही में INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के माध्यम से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए मुंबई तक एक बहुत बड़ा कोयले का कंसाइनमेंट आ रहा है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि भारत के साथ में रूस दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं कर रहा है। वह भारत के साथ हर स्तर पर भारत की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, चाहे हथियार के स्तर पर हो, चाहे व्यापार के स्तर पर हो, चाहे कूटनीति के स्तर पर हो। ठीक है जी। यहाँ पर इसी मैप को इंडिकेट किया गया है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए, कई देशों से होते हुए और ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए मुंबई तक ये कंसाइनमेंट आने वाला है। ठीक है ना। तो ये सारे जो पहलू हैं कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरा एंगल है इस पूरी चर्चा का वो ये है कि साहब भारत और रूस की जो दोस्ती है वो किसी को सुहा भी नहीं रही है। क्यों नहीं सुहा रही है ये समझिएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय ने इस पूरी गतिविधि को लेकर के अपना असंतोष जताया है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी की रूसी राष्ट्रपति जी के साथ जो बातचीत है, जो यात्रा हुई मोदी जी की, इसे हम बहुत ही नकारात्मक तौर पर देखते हैं और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि ये यात्रा उस समय हो रही है जबकि रूस के द्वारा यूक्रेन के हॉस्पिटल्स पर, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है और निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भी इस यात्रा को लेकर के एक निगेटिव कमेंट इंडिकेट किया गया है कि हम इस यात्रा में बहुत अधिक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देख रहे हैं और ये यात्रा एक सफल दोस्ती को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से इस बात को समझिएगा कि भारत के द्वारा लगातार रूस के साथ जो एक व्यवहार किया जाता रहा है, बातचीत की जाती रही है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 2-3 बातें हैं। पहली बात आपको ये समझनी है कि भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर के जहां एक तरफ अपनी दूरी बनाए रखने पर बल दिया, वहीं भारत ने रूस को समझाने की भी कोशिश की है कि आप युद्ध से नहीं बल्कि शांति और कूटनीति के माध्यम से, यानी कि डिप्लोमेसी के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से जो यह स्थिति है उस स्थिति को संभालने की कोशिश कीजिए। क्यों?
क्योंकि जब 2022 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति जी की जब आपस में मुलाकात हुई, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए सर, बेहतर तो ये है कि वार्ता की जाए और कूटनीति के साथ, डिप्लोमेसी के साथ जो भी वाजिब रिजल्ट है, जो भी वाजिब समाधान है, उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। और इवन अभी भी जब भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की है, तो अभी भी भारत का यही स्टैंड रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को सबसे अधिक वरीयता देनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच में हालिया संपर्क और बेहतर हुआ है। इसको लेकर के और भी जो नई स्थितियां बनेंगी, नई स्थितियां डेवलप होंगी, उसके बारे में भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि P2I बैच की शुरुआत हो चुकी है 8 जुलाई से शाम में 6 बजे से। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और आपको ज़रूरत है कि आप GS की तैयारी अच्छे तरीके से करें, सिलसिलेवार तरीके से करें, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। कल यानी कि 10 जुलाई तक इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है और दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 27,999 रुपये में इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसके जरिए आप GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को सिलसिलेवार तरीके से पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।